पर ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल के लिए हिप्नोथेरेपी या साइकोथेरेपी समेत कई किस्म की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये थेरेपीज़ होती क्या है, किस तरह इनके इस्तेमाल से हम ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नरगिस मुगल हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। नरगिस, आपको खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? थैंक यू मनीबा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। नरगिस, हमें बताइए, मेंटल हेल्थ के वाले से हमने बात करनी है जिसके बारे में इतनी बात नहीं होती है। हम जिस्मानी सेहत को तो बड़ा इनिशियल स्टेजेस पे देखते हैं कि कुछ हो ना जाए हमें, और बड़ा कंसर्न होता है, लेकिन नफ्सियाती मसाइल को नहीं देखते। मुझे बताइए, मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है? मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में अगर फ़र्क देखा जाए तो क्या फ़र्क आना चाहिए? अच्छा मनीबा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि मेंटल हेल्थ बेसिकली होती क्या है। हाँ जी। मेंटल हेल्थ अगर हम देखा जाए तो ये किसी भी इंसान की इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग होती है। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की, तो फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ बॉडी। ओके, ठीक है। और अगर हम मेंटल हेल्थ को देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि इज द स्टेट ऑफ द माइंड, फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, इस तरह से हमने इसको देखना होता है। और एक पर्सन की मेंटल हेल्थ इस तरह से ज़रूरी है कि लाइफ के अंदर डिफरेंट स्टेजेस में आप डिफरेंट किस्म के स्ट्रेस जो है उनसे कोप अप कर रहे होते हैं। तो मेंटल हेल्थ बेसिकली इंसान को हेल्प आउट करती है उस स्ट्रेस को डील करने में। और अगर आप देखें तो चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक इंसान जो है वो स्ट्रेस को फेस भी कर रहा होता है और डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होता है। तो इस तरह से मेंटल हेल्थ जो होती है वो बिल्कुल उसी तरह से इम्पॉर्टेंट है जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ जो है इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन हमें फिर पता कैसे चलेगा? कोई साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं इसके कि हमें पता चल जाए कि हम किसी मेंटल हेल्थ के शिकार हो रहे हैं, कोई हमें प्रॉब्लम होती जा रही है, कोई ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हो? अच्छा मुनीबा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर जो है हम लोग जो चीज़ों को देख रहे हैं बेसिकली सोसाइटी में ना लोगों को स्टिग्माटाइज कर देते हैं। कि ये तो पागल है। हाँ। ओहो, ये तो दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहा है, ये साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है। इस किस्म की चीज़ों की वजह से लोग जो है एड्रेस ही नहीं कर पाते, वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा ही नहीं सकते। अगर एक एस्टिमेट है उसमें ये चीज़ बताई गई थी, मतलब 10 में से 9 जो पर्सन हैं वो इस चीज़ का शिकार हैं, नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का, लेकिन वो जा ही नहीं सकते क्योंकि उनके अपने फैमिली, उनके अपने फ्रेंड्स जो होते हैं वो उनको स्टिग्माटाइज कर देते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमें इस चीज़ को जो है ना डिसअप्रूव करना है कि जिस तरह से आपको एक बुखार होता है या आपको कोई पेन होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके जहन में कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं जो सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अब इन चीज़ों को देखना कैसे, इनके कौन से अर्ली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, देखिए ये अगर देखा जाए फैमिली के अंदर ही जो पेरेंट्स होते हैं वो इन चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हैं और वो पर्सन खुद भी कर रहा होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे अगर आप देखें समटाइम्स होता है किसी इंसान की थ्रू आउट, मतलब ये नहीं कि सिर्फ 1 और 2 डेज़ में स्लीप के इश्यूज़ आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है। और समटाइम्स होता है उसके ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाते हैं, वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा होता है, ना उम्मीद सा हो जाता है ना। और समटाइम्स इस तरह के इश्यूज़ आते हैं कि उसके अंदर एंगर बहुत ज़्यादा आ जाता है। अच्छा, ये जो सब चीज़ें होती हैं, कभी उसको खौफ होता है, कभी वो उसके अंदर बेचैनी पाई जाती है, समटाइम्स उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं। अच्छा। और कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होती हैं कि वो पर्सन ये भी लोगों को कह रहा होता है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आ रही है, जो मुझे टच कर रही हैं। ठीक है, इवन कि उनका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन चूंकि उसके साथ ये इशू चल रहा होता है तो वो अपनी ये बात जो है वो करना चाहता है। लेकिन हम लोग चूँकि पता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, तो हम लोग जो है ना वो उसको, ये जो उसके नफ्सियाती मसाइल है उसको इस चीज़ पे कहना शुरू कर देते हैं कि इसको जो है ना आप ख़त्म करो, इसको दबाओ। और हम लोग इसको जो है ना साइकाइट्रिस्ट के पास और ना ही हम इसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जो है वो लेकर जाते हैं, और हम उसको पागल डिक्लेयर कर देते और कहीं और ले जाते हैं जिसकी वजह से उनकी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो लेकर भी नहीं जाते ना, हम लोग तो उसको सप्रेस कर देते हैं ना, दबा देते हैं और कहते हैं कि भाई इस पे जो है ना बात ना की जाए। इवन के पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को स्टिग्माटाइज कर दिया जाएगा कि ये तो पागल है और नफ्सियात के डॉक्टर के पास ले जाना ही नहीं है इसको। तो अब भी अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो ये बहुत अर्ली साइन एंड सिम्टम्स है, ये इनको बहुत अर्ली जो है एड्रेस कर लेना चाहिए। और ये जब ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाए तो इतना ज़्यादा वो आपको घेर लेती है ये चीज़ें आके कि आप सुसाइड करने पे भी मजबूर हो जाते हैं। सुसाइड अपने आप को भी हार्म जो है वो करते हैं और दूसरों को भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सब प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं,
इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है ना वो फैमिली और फ्रेंड्स का होता है कि अगर ये जो है इनकी हेल्प आउट करे, अगर ये जो है इनको प्रॉपर उस टाइम पर जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं या इनको एड्रेस कर। अभी जैसे आपने बात की है कि दोबारा से वो कंडीशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, तो प्रॉब्लम यही है कि समटाइम्स वो जाते हैं डॉक्टर के पास, मेडिसिन भी लेते हैं और मेडिसिन खाया और ठीक हो गए, लेकिन उनके साथ वो रिलैप्स की कंडीशन जो है ना वो दोबारा से हो जाती है और वो दोबारा फिर उसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। असल में लोगों को इस चीज़ की भी अवेयरनेस नहीं है कि आपने साइकोलॉजिस्ट के पास किस टाइम जाना है, आपने साइकाट्रिस्ट के बाद किस में जाना है। हाँ। तो सबसे पहले तो सोसाइटी में थैंक यू सो मच, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं लोगों में ये चीज़ भी जो है ना उनको अवेयर करना चाहती हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि हमने हमारा ये जो प्रॉब्लम है, ये जो ज़हनी प्रॉब्लम है, हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। और बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू जो है हम इसको ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये मेंटल हेल्थ की इनको ओवरकम कर सकते हैं। जैसे मैं नरगिस बात कर रही थी कि बहुत सारी टेक्निक्स नई नई आ चुकी हैं ये मेडिकल साइंस में भी, ख़ासतौर पर साइकोलॉजिस्ट के पास। तो ये हिप्नोथेरेपी जो है ये एक नई टर्म हम सुन रहे हैं इस चीज़ में। मुझे बताइए इसकी है क्या, किस तरह काम करती है? अच्छा देखिए, हिप्नोथेरेपी पाकिस्तान में एक कह सकते हैं किसी हद तक एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो 300 इयर्स अगो ये यूरोप में स्टार्ट हो चुका था और इस पर बहुत ज़्यादा काम भी हुआ था और इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो इसके मतलब कि डिफरेंट टाइम टू टाइम जो है इसके अंदर चेंजेस आती रही ना। जिस तरह से इसको एक पिक्चर दिखाई जाती है कि एक पेंडुलम है और जो है ना उसमें आपको वो आपके सामने कर दिया जाता है। हाँ, अच्छा उसमें बहुत सारी एम्बिग्युइटीज भी हैं। उसमें ये कहा जाता है कि जी आप जो है ना अपने सेंसेस में नहीं होते, आपके साथ जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, आपके साथ बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो मॉडर्न हिप्नोथेरेपी है, अच्छा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बेसिकली इस टाइम पर जो मैंने खुद जो है वो की है और मैं खुद सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट और NLP प्रैक्टिशनर हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ब्रीफ साइकोथेरेपी के नाम से इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया प्रोफेसर अरशद जावेद ने। ठीक है, मैंने खुद उनसे जो है ये कोर्स किया और इसके 2 पार्ट्स हैं, एक हिप्नोथेरेपी और एक NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अच्छा जो हिप्नोथेरेपी की हम बात करें, बेसिकली इसको कहा यह जाता रहा है कि हिप्नोथेरेपी जो है वो नींद यानी कि स्लीप के साथ जो है ना रिजेंबल करती है, बट इनफैक्ट ये स्लीप है नहीं है। सही, ठीक है। और इवन कि इसको ये भी कहा जाता है कि ये आर्टिफिशियल स्लीप है, आर्टिफिशियल नींद है, लेकिन ऐसा है नहीं है। कुछ तो इसको ये भी कहते हैं मतलब कि मॉडर्निज्म के अंदर ये मेडिटेशन है कि मेडिटेट, मुराकबा जिसे आप बोलते हो, ठीक है, कि ये वो है उस तरह से है। बेसिकली हिप्नोथेरेपी जो है ये होती है कंसंट्रेशन, तवज्जो, कि अपने आप में आपने किस तरह से उस क्लाइंट को जो है वो कंसंट्रेट करवाना है और एक पर्सन जो हिप्नोथेरेपिस्ट है वो क्लाइंट पे किस तरह से जो है वो इस नींद को, इस स्लीप को, इस तवज्जो को जो है ना उसके ऊपर तारी करता है। जितनी भी डिस्टर्ब हुई हुई है लाइफस्टाइल उसको किस तरह फोकस्ड करना है, और इसमें हम लोग जो बेसिकली काम करते हैं वो थ्रू सजेशंस काम करते हैं। बेसिकली उस पर्सन को सजेशंस दी जाती हैं। अच्छा इसमें जैसे कहा जाता है ना कि वो स्लीप में चला गया है, अब आप उसके साथ जो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। इसमें जो पर्सन है जब हम उसको स्लीप में लेके जाते हैं, बहरहाल इसको मैं स्लीप बोल रही हूँ, एक्चुअल में ये स्लीप नहीं है, पर्सन जाग रहा होता है। अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हिप्नोथेरेपी के अंदर उस पर्सन की अपनी विल का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अगर वो खुद से मतलब कि विल नहीं और वो खुद से नहीं चाहता, ठीक होना नहीं चाहता, तो वो आप हिप्नोथेरेपी तो कोई भी काम नहीं कर सकते ना, वो चाहे मेडिसिन हो जाए या कोई भी थेरेपी हो, कोई भी काम नहीं करेगी। लेकिन हिप्नोथेरेपी के अंदर ये स्पेशल चीज है, मेडिसिन तो आप खिला सकते हैं ना किसी को। लेकिन मुझे नरगिस ये बताइए, फिर ये जो इस तरह की थेरेपीज होती हैं, खासतौर पर हिप्नोथेरेपी की हम बात करें, फिर इसके क्या सेशंस लेने पड़ते हैं अगर मरीज इसको स्टार्ट कर देता है तो पेशेंट? हाँ जी बिल्कुल, इसके पहले जो हिप्नोथेरेपी था उसमें इसके सेशंस अराउंड अबाउट 12 तक चले गए थे, लेकिन इसको बाद में ना इसको जैसे अब कंबाइन कर दिया गया NLP के साथ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के साथ इसको कंबाइन किया गया। तो इसके जो एवरेज सेशन है वो अराउंड अबाउट 4 to 6 आप कह सकते हैं कि उसमें एक पर्सन जो है वो ठीक हो जाता है। और इसमें देखिए 96% चांस होता है विदाउट मेडिसिन कि आप जो है इसको अगर अप्लाई करते हैं या करवाते हैं तो वो पर्सन जो है वो ठीक हो जाता है और रिलैप्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अच्छा इसमें एक मैंने अभी बात की थी NLP में, इसके बारे में भी जो है ना थोड़ा सा बताना चाहूँगी।
न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है बेसिकली, अगर इसको हम देखें ना कि ये क्या है, बेसिकली ये ह्यूमन एक्सीलेंस, इसमें उस पर्सन के रवैये को, किरदार को किस तरह से चेंज किया जा सकता है।